देखिए जी, आज हम बात करेंगे हमारी कंप्लीट रिवीजन की, जो हमारी थ्योरी की रिवीजन रहेगी दोस्तों। और ये थ्योरी की जो रिवीजन है, ये हमारी क्लास 11th की पूरी कंप्लीट अकाउंटेंसी की रिवीजन है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं जिस चैप्टर से आज शुरू करूँगा वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, अकाउंटेंसी का। और ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये बेसिकली 6 मार्क्स की थ्योरी कवर करेगा आपकी पेपर में। मिनिमम 6 मार्क्स, मिनिमम 6 मार्क्स बता रहा हूं ये बात मैं आपको। चैप्टर का नाम है थ्योरी किस चीज की? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS। ये हमारा चैप्टर का नाम है बेसिकली, जो हम आज की क्लास में सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक चीज जिसे हम कहते हैं, ये होता है गैप। GAAP, गैप। GAAP, गैप। गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए, ये बात मैं आप हिंदुस्तान के हिसाब से नहीं कर रहा, ये बात मैं आप पूरे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, जी हाँ सही सुन रहे हो आप, पूरे वर्ल्ड में जितने बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो भी WTO की मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने एक गैप लॉन्च किया है, एक गैप का एक थियरी लॉन्च की, एक प्रिंसिपल लॉन्च किया है, जिसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंट्स करते टाइम, अकाउंट्स के सिस्टम को लाते टाइम आपको ये फॉलो करना चाहिए। मींस आप अपने देश में अगर अकाउंटिंग चाहते हैं ठीक तरीके से चले, तो आपको अकॉर्डिंग टू गैप चलना चाहिए। तो गैप में कुछ जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जिससे आप कहते हैं बेसिकली क्या होते हैं ये बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स, देखो जिंदगी जीने के भी बेसिक रूल्स होते हैं ना। हाँ सर, होते हैं। अब अगर एक मान के चलो, नैतिक तौर पे मैं अगर बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसे आप जैसे मान के चलो, हम किसी की इंडिपेंडेंस के बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकते, है ना। मैं किसी के घर में घुस के गुंडागर्दी नहीं कर सकता, जनरल प्रिंसिपल है। मैं चलते हुए किसी के साथ मैं ईव टीजिंग नहीं कर सकता, लोग बहुत मारते हैं, ठीक है। चोरी नहीं कर सकते, आप किसी को गाली गलौच नहीं कर सकते, अच्छी बात नहीं है। ये कुछ जिंदगी के बेसिक रूल्स हैं, है ना। उसी प्रकार से अकाउंटिंग के भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं दोस्तों। तो वो बेसिक रूल्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के? वो बेसिक रूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। उसको ही हम नाम देते हैं प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या नाम देते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। और काउंटिंग के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये टोटल मिला के 11 होते हैं। ये टोटल मिला के 11 होती हैं। जी हाँ, पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं 4 या 5, वो भी बताऊंगा अभी कौन से, लेकिन हम बात तो पूरे 11 की करेंगे। साथ ही ये तो हुए गैप के अंदर बेसिक रूल्स, जो कि हर एक बड़ी बड़ी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर रखे हैं। जी हाँ, उसमें इंडिया भी आता है। साथ ही प्लस इस चैप्टर के अंदर एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग अजम्पशंस या फिर कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग अजम्पशंस या फिर कॉन्सेप्ट्स, इसका मतलब होता है कुछ बेसिक अहम बातें, मूलभूत बातें जो आपको चाहिए ही चाहिए, यानी कि कह सकते हो प्री रेक्विजिशंस। आपको घर पे चाय बनानी होती है, ठीक है। चाय बनाने के लिए क्या लगता है आपके घर पे? उससे पहले चाय बनाने के तैयारी करने से पहले आपके पास प्री रेक्विजिट्स क्या क्या होने चाहिए? ऑब्वियसली चाय पत्ती, थोड़ा सा पानी, अगर आपको पानी डालना है, नहीं तो दूध। अगर मेरे जैसा टेस्ट है तो चाय अपना अपना इलायची भी चाहिए, अदरक भी चाहिए थोड़ा सा उसके अंदर, क्या नाम है, कैडम, अपना वो जो होता है क्या बोलते हैं, दाल चीनी, है ना, उसका भी पाउडर चाहिए, है ना। टेस्ट अगर आपका बहुत स्ट्रांग आप चाहते हो, तो कहने का मतलब है कुछ अहम बातें आपको चाहिए। ऑफ कोर्स आपको गैस, चूल्हा, सिलेंडर टाइप ये सब चीज़ें चाहिए। इसी प्रकार से अकाउंटिंग करते समय क्या आपके पास इंग्रेडिएंट होने चाहिए? बेसिक इंग्रेडिएंट, वो 3 कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। ये काउंटिंग में होते हैं 3। ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, जो कि आपको बेसिकली प्री रेक्विजिशंस चाहिए अकाउंटिंग करते समय। ये आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, ये बहुत बेसिक सी चीज होती है। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में दिए गए हैं ये तीनों प्रिंसिपल्स। ये कोई पूछता नहीं है आपसे, बट पता होना चाहिए। हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं बहुत सारे। जब आप CA या CS करेंगे तब पढ़ेंगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, उसमें दिए जाते हैं ये प्री रेक्यूजिट्स, 3 कॉन्सेप्ट्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये चीजें स्टडी करनी है। गैप के दिए गए 11 बेसिक प्रिंसिपल्स और हमारे कॉन्सेप्ट्स जो प्री रेक्यूजिट्स होते हैं, टोटल मिला के ये 3 होते हैं। सबसे पहले हम अपने अकाउंटिंग अजम्पशंस की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अकाउंटिंग अजम्पशंस की, हेडिंग डाल लीजिए अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो ये काउंटिंग में होते हैं, एग्जैक्टली ये काउंटिंग में होते हैं, बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई ने। गोइंग कंसर्न अजम्पशन सबसे पहला होता है। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, बहुत मजेदार, बहुत मजा आने वाला आपको इस क्लास में। और तीसरा होता है आपका बहुत ही प्यारा अक्रूअल अजम्पशन, बिल्कुल ठीक, अक्रूअल अजम्पशन। ध्यान से सुनना, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन की। देखिए पहले एक लाइन लिखवाता हूं, फिर मैं इसके बारे में बात बताता हूं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन की एक लाइन लिखवाता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन it is assumed that business shall continue for foreseeable period, अनंत काल के लिए, and there is no intention to close the business or scale down its operation। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े लेवल पे। दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूं, 12 साल पहले शुरू किया था मैंने एक्सीडेंटली पढ़ाना। एक्सीडेंटली इसलिए बोल रहा हूं, मेरी सिस्टर किसी और सेंटर में जाके अकाउंट्स पढ़ रही थी 11वीं में, सेकंड टर्म तक उसके बहुत बुरे मार्क्स आए थे और उसको मैंने डरा धमका के मैंने कहा अब तू नहीं जाएगी पढ़ने, क्योंकि अब तेरा फाइनल्स आ गए हैं, सिर्फ 3 महीने हैं, तू मुझसे पढ़ेगी। 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसे पढ़ाया, उसके टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे, उसने अपनी सहेलियां पकड़ के सारी लाके मेरे पास लाके खड़ी कर दी, कहती कि अब इनको भी पढ़ा, इसको भी पढ़ा तू। मैंने फिर इस तरह से आखिरी के 3 महीनों में पहला क्लास 11th का लिया था। इस तरह से मैंने शुरू किया था और आप देखो मैंने इसको फॉर्मली करना शुरू किया और आज 12 साल हो गए। एक्सीडेंटली शुरू किया, लेकिन अब मेरा मकसद इस इंटेंशन से नहीं करता कि मैं इस बिजनेस को क्लोज डाउन करूं, क्योंकि मेरी दाल रोटी से चलती है। मेरा काम है मेरे को इसको बढ़ाना बिजनेस को, ना कि घटाना। कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं होगा जो अपने बिजनेस को एकदम से घटाने की इंटेंशन से बिजनेस खोले। मेरे हिसाब से तो वो बेकार बेवकूफ बिजनेसमैन है। तो पहला कहता है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपका यहां पे जो कंसर्न से मतलब है वो है बिजनेस। गोइंग मतलब चलाते रहिए, हमेशा के लिए चलाते रहिए, ऐसी आपके बिजनेस की इंटेंशन होनी चाहिए। तो इस अजम्पशन के अनुसार हमारा जो प्रिजम्पशन होता है, जो हमारी सोच होती है बिजनेस की, वो क्या होती है? अनंत काल तक चलाने की। ये नहीं है कि उसे हम तुरंत आने वाले टाइम में क्लोज डाउन कर देंगे। हम ऐसे खोल रहे हैं बिजनेस, मैं ना करण बिजनेस खोल रहा हूं, 5 साल बाद बंद कर दूंगा। करण कहती है अच्छा तो 5 साल बाद बंद करने के लिए बिजनेस अब खोल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ये चीज अच्छी नहीं है। हमें अकाउंटिंग इस सोच से करनी चाहिए कि बिजनेस हम जिंदगी भर चलाएंगे और एकदम से हमारा मकसद ये नहीं होगा कि उसके लेवल को गिराएं सिग्निफिकेंटली। हाँ, कभी कभी सेल डाउन हो जाती है, मार्केट में उतनी प्राइसिंग अच्छी नहीं होती, हम थोड़ा गुड्स कम बना लेते हैं। मेरा कुल्लर का काम है, इस बार कुल्लर के अंदर मान लो अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा तो मैंने कुल्लर की थोड़ी सी प्रोडक्शन कम कर दी। ये नहीं है कि मैं कुल्लर की प्रोडक्शन 10% पे ले आऊंगा, ऐसे थोड़ी होते हैं बिजनेसेस। तो बिजनेस करना है तो आपको लंबी सोच रख के, लंबी रेस का घोड़ा रख के बन के बिजनेस करना चाहिए। ये इस अजम्पशन का कहना है, राइट। अजम्पशन नंबर 2 कहती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अच्छा कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या है? ये आम जिंदगी से उठाई है। देखो आम जिंदगी हमारे आपके रिलेशनशिप होते हैं। मैं क्या लगता हूं आपका? मैं आपका टीचर लगता हूं। आप क्या लगते हो मेरे? आप मेरे स्टूडेंट लगते हो, ठीक है। आज क्या क्लास हमारी 5 महीने बाद हो रही है? बताओ
क्या 6 महीने बाद हो रही है? बता दो। नहीं, ना 5 महीने बाद हो रही है, ना 6 महीने बाद हो रही है। हम कल मिले थे, आज हम फिर मिल गए। तो क्या कहलाता है ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कहलाता है। आप एक काम करते हैं, आप एक काम अपने हाथ में लेते हैं, तो आप उस काम को कंसिस्टेंट होके कीजिए, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कीजिए। और सेम तरीके, मैं आपको ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज पढ़ा रहा हूं जो मैंने आपको 5 महीने पहले पढ़ाई थी, आज कुछ अलग पढ़ा रहा हूं। आपको जिस तरीके से, जिस लॉजिक से पढ़ाया था, उसी लॉजिक से आज पढ़ाऊंगा। अगर मैं खुद लॉजिक बदलता रहूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। सेम थिंग बिजनेस के अंदर, एक लाइन लिखता हूं पहले मैं इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड, बहुत मजेदार है ये, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस once selected, the moment you will select your accounting practice ना and adopted, और आपने उसे अडॉप्ट कर दिया। सेलेक्ट करने से कुछ नहीं होता। मैंने सेलेक्ट किया, मेरे लिए लड़की का रिश्ता आया है, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली शादी थोड़ी हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसे अपने बिजनेस में उतारना भी है, एप्लीकेबल, अप्लाई भी करना है। और आप जब उसे अडॉप्ट कर लेंगे, इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली मतलब हर साल वैसे ही अप्लाई कीजिए, ईयर आफ्टर ईयर। देखिए ये बहुत जरूरी बन जाता है कि जिस साल आपने 2019 की बुक्स बनाई, उसी पैटर्न के हिसाब से, मान लो आपने पैटर्न ए फॉलो किया, मेथड ए फॉलो किया 2019 की बुक्स बनाने में अकाउंट्स का। सर अकाउंट्स के भी तरह तरह के मेथड्स होते हैं? यस होते हैं। ये बात आपको नहीं पता, हायर लेवल पे पढ़ोगे, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक तो एग्जांपल अभी दूंगा मैं आपको। तो जो आपने 2019 में मेथड ए फॉलो किया, वही मेथड आपको चाहिए आप 2020 में फॉलो करो। सर क्यों? मेथड चेंज करने से सर क्या दिक्कत हो जाएगी? जो मेथड ए चेंज करोगे तो 2020 के अकाउंट्स 2019 के अकाउंट्स के साथ कंपेयर करने में दिक्कत होगी। आप कंपेरेबिलिटी खा जाओगे। उस अकाउंट्स की एक बेसिक फीचर होती है कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी नहीं ला पाओगे। अच्छा सर एग्जांपल देना प्रैक्टिकल सा। देखो आप अपने मशीनरी अकाउंट बनाते हो, 2019 में एसएलएम मेथड फॉलो करते हो, लेकिन वही 2020 में आके डब्ल्यूडीवी करते हो। तो एक तरफ आपने खर्चा एसएलएम के हिसाब से दिखाया, एक तरफ डब्ल्यूडीवी के हिसाब से। तो ऐसे में आप मशीनरी अकाउंट के जो आपने अकाउंट्स बनाए, जो 2020 में बनाया और जो 2019 में बनाया, वो कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको कंपेयर करना है तो आपका बेस है क्या? मेथड्स हमारे अकाउंट्स के बेस होते हैं, उसे सेम रखना पड़ता है। तो ये बात कहलाती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन में। ये हर जगह लागू होती है, ये जिंदगी में, हमारे आपस में रिलेशनशिप में भी लागू होती है। हमारे माँ बाप के साथ रिलेशन, हमारे फैमिली में हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन, हमारे भाई बहन के रिलेशन, सब में होता है। आप अगर गड़बड़ करोगे दिक्कत होगी। अगला है अक्रूवल अजम्पशन, अजम्पशन नंबर 3, बहुत प्यारा अजम्पशन है ये भी। अजम्पशन नंबर 3, अक्रूवल अजम्पशन कहते हैं, देखो आजकल क्या है, धंधे में पैसा तुरंत नहीं आता। पैसा तुरंत नहीं आता क्योंकि हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में माल खरीदने व बेचने पड़ते हैं उधार पे, जिनकी पेमेंट हो सकता है हमें अगले साल मिले, या हो सकता है हमें अगले महीने मिले। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि हम ईयर वाइज अपनी बुक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ईयर वाइज। चलिए पहले एक लाइन लिखता हूं, फिर समझाता हूं। अक्रूवल अजम्पशन में भी, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, according to this assumption, a transaction is recorded, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered, at the time when it is entered, and not when the settlement take place। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि क्या मतलब है इसका। when the settlement takes place, बहुत ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, आप ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन आप तब रिकॉर्ड कीजिए जब वो ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की बुक्स में, तब रिकॉर्ड कीजिए जब वो ट्रांजैक्शन आपकी हुई है। व्हेन इट इज एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब है उसकी हैपनिंग होना, उसकी हैपनिंग होना। वो ट्रांजैक्शन जब हुई है, जैसी मान के चलो आपने सेल करी 31 मार्च को, आपने गुड्स की सेल करी 31
मार्च 2019 को, ठीक है जी, जबकि ये आपने गुड्स बेचे थे ऑन क्रेडिट, जबकि इसकी कैश रिसीव्ड हो रही है आपको, जबकि इसकी कैश रिसीव हो रही है आपको 3 दिन बाद, 2 अप्रैल 2019 को, 2 अप्रैल 2019 को। अब आप जो अपनी अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हो वो करते हो फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 2018-19 की बुक्स में पता लग रहा है कि 31 मार्च 2018-19 की बुक्स में डेट पड़ रही है, और 2 अप्रैल 2019 2019-20 की जो अगला साल पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर का, उसमें ये डेट पड़ रही है। अब आपको यहां पे ये देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इस एग्जाम्पल में ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये हुई है 2018-19 में, इसकी घटना घटी है, घटना जो घटी है वो 2018-19 में घटी है। वो अलग बात है, पेमेंट नहीं आई, हाथ में पैसा नहीं आया। हम क्या करते हैं आम जिंदगी में, हम पता है क्या सोचते हैं, हमें लगता है देखो दुकानदारी अलग होती है और आम जिंदगी हमारी अलग होती है। हमें लगता है पैसा जब आएगा हम तब मानेंगे कि हाँ अब हमें लगा है हाँ हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। छोटे लेवल पे सोच होती है हमारी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पैसा आएगा 2 अप्रैल को 2019-20 की बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे क्या उसे आप? नहीं। सेल तब मानोगे जब आपको पैसा आएगा? नहीं। ऐसे तो जो सेल मानी जाएगी वो मानी जाएगी 2019-20 की। जब आप 2019-20 की सेल मानोगे तो इनकम क्या हो जाएगी? 2019-20 की बढ़ जाएगी। बट ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है कानन, प्राची, अरिजीत, कि सेल आपकी 2019-20 की तो है ही नहीं। इस सेल का कंट्रीब्यूशन 2018-19 को जाना चाहिए। ये सेल तो हुई है 2018-19 में, यानी कि इनकम बढ़नी चाहिए 2018-19 में। तो ये आपको अब रिकॉर्ड करनी चाहिए 2018-19 में। इसके पीछे की जो अजम्पशन है वो ये है, अक्रूवल अजम्पशन। ये अक्रूवल अजम्पशन कहता है कि आप एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तब कीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड, जब वो हुई है, उसकी घटना घटी है, एंटर्ड मतलब हैपनिंग होना, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। दो बातें बोलूंगा, इससे होगा क्या? इससे एक तो आपकी एक्यूरेट बुक्स बनेगी। देखिए एक्यूरेसी इज द की। आप यहां पे जब ऑब्जेक्टिव लेके अकाउंट सीखने आए थे, मेरे पास किसी के पास ही आए थे, आपने अपनी स्कूल की टीचरों से सीखा, मुझसे सीखा। जिंदगी में जब नींव की ईंट रखी आपने अकाउंट्स की, तो क्या सीखा था आपने? सबसे पहले उस नींव की ईंट को उठाकर वापस देखा, पलट के देखा क्या लिखा था उसके ऊपर, कि आपको क्या करना था। आपको एक्यूरेसी चाहिए थी बुक्स में, मतलब बिल्कुल ठीक बुक्स जो आपको बिल्कुल ट्रू फेयर व्यू प्रोवाइड कराएं। अब ये ट्रू फेयर व्यू हो ही नहीं पाएगा जब आप 18-19 की सेल को 19-20 में दिखाएंगे। तो फिर तो एक काम करो, किताबें फाड़ दो, छोड़ दो क्लासेस, पूरा पैसा मेरे से रिफंड मांग लो, मैम से रिफंड मांग लो, मेरा पढ़ाया बेकार है, आपका पढ़ा बेकार है, अगर यही करना था आपको। तो दोस्त जब आपको एक्यूरेसी नहीं आपकी किताबों में आएगी तो आप कैसे अपनी अकाउंटिंग पे रिलाई कर पाओगे? रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इससे एक तो रिलायबिलिटी आती है अकाउंटिंग में जब आप अक्रूवलिटी फॉलो करते हैं। और मैं बताऊंगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज, कि अगर आप टाइम पे एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, इस बात को नजरअंदाज करते हो कि पैसा आया नहीं आया, तो इससे क्या होगा आपका, आप कह सकते हो प्रॉपर, यहां पे कहोगे नो नीड टू क्या बोलते हैं याद करने को, नो नीड टू रिमेंबर द इवेंट्स। और एक सेकंड रुको, नो नीड टू रिमेंबर द इवेंट्स। आपको अब घटनाएं याद करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, वो तो कस्टमर शरीफ था, अगले ने 3 दिन बाद पेमेंट दे दी। कस्टमर ने मान के चलो जून में पेमेंट करी, और आप चाहती हो नहीं हम रिकॉर्ड तब करेंगे जब कैश आएगा। सोच के देखो, क्या 31 मार्च से लेकर 2 जून तक की बात याद रहेगी? भैया ऐसे ऐसे लोग हैं, सुबह खाते हैं आलू गोभी, शाम को कोई पूछ ले क्या खाया है सुबह, भूल जाते हैं। आलू गोभी को बंद गोभी बोल देते हैं, आलू मटर बोल देते हैं। आपको ये तो याद रहता नहीं कि सुबह का खाया आपको क्या खाया था आपने, शाम में कोई पूछ ले घबरा जाते हो। आपको ये याद रहेगा कि 31 मार्च में आपने जो ट्रांजैक्शन की थी उससे पैसे लेने हैं। अगला वो इतना शरीफ नहीं है कि वो मुंह चढ़ के पैसा देने आएगा, आपको कॉल करनी पड़ेगी, हाँ जी सर पैसे। तो आज की डेट में आपको रिकॉर्डिंग तब करनी चाहिए जब वो ट्रांजैक्शन हो जाए, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि पैसे आए या नहीं आए। ये हो गई दोस्तों आपकी प्री सपोजिशंस, प्री रेक्विजिशंस, इसे कहते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। हाँ जी कनन, प्राची, अरिजीत, समझ में आ गया दोस्तों? हाँ हाँ बोलिए।
द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। देखिए, आप एक बात देखिए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन में एक लाइन लिखी गई है, ये लाइन इस अजम्पशन से रिलेटेड है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मैं एक्सपेंस को थोड़ा और इलेबोरेट लिखता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंस इन दी ईयर ऑफ परचेज। अब देखिए, गोइंग कंसर्न ने बोला जिंदगी भर आपको बिजनेस चलाना है, जिंदगी भर चलाना है, तो इसका मतलब आपका मकसद बिजनेस को आज या कल में बंद करने का नहीं है। इसका मतलब आप जब एक मशीन खरीदते हैं तो आप एक मशीन नहीं खरीदते, आप उस मशीन के खरीदने के साथ साथ एक बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो सालों साल आपके काम आती है। अब जब वो सालों साल आपके काम आती है तो आप क्या करते हैं, आप उसे इस एक साल में अपना खर्च नहीं मान के दिखाएंगे। आप उस मशीन के बेनिफिट्स आपको जितने साल मिलेंगे, जैसे उस मशीन की लाइफ है 5 साल, तो अगर उसकी लाइफ है 5 साल तो आप उस मशीन की टोटल कॉस्ट है मान के चलो 1 लाख, तो जो टोटल कॉस्ट है 1 लाख, उस 1 लाख रुपए को आप 5 साल में डिराइव करेंगे, बांटेंगे, तो आएगा 20-20 हज़ार एवरी ईयर। तो आप 20-20 हज़ार हर साल अपना रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। क्यों सर? आपको कैसे पता सर कि अगले साल बिजनेस चलेगा? सर आपको कैसे पता तीसरे साल बिजनेस चलेगा? सर आपको कैसे पता चौथे साल बिजनेस चलेगा? तो मेरा आंसर है बच्चे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अच्छा हाँ सर, अभी तो आपने पढ़ाया था कि हमें बिजनेस को कंटिन्यूअस बेसिस पे चलाना है, तो हमें पता है कि दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल बिजनेस रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं है कि आप अपने सारी की सारी कॉस्ट को एक ही साल का खर्च मान लो। आप उससे जितने बेनिफिट में आपको जितने साल उससे बेनिफिट मिलेगा, आप उस हर साल उतनी उतनी कॉस्ट अपनी डेप्रिसिएशन की मान के चलोगे। तो जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना, वो इसी अजम्पशन की वजह से करते हैं, थैंक्स टू दिस अजम्पशन, जिसकी वजह से हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को टुकड़ों में बांट के अपना ट्रीट करते हैं। राइट कनन? अब आ जाइए प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। काउंटिंग में ये टोटल मिला के कितने, 14 हैं, 11 हैं, आई थिंक 11 है ये प्रिंसिपल्स। एक एक करके देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 या 5 ही हैं, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, करेंगे सारे रिवाइज, बट पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस को सेपरेट समझो बिजनेसमैन से। business and businessman are two different things and can be treated separately into the books. Business and business person, business and business person should be considered separately, right? इसी वजह से आप क्या करते हो बिजनेस के अंदर, दैट इज वाई बिजनेस ट्रीटेड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। That is why business treated the amount invested by the owner, that is capital, as internal liability, यानी कि कहता उसको वो फिर भी लाइबिलिटी ही है, चाहे बिजनेस का मालिक पैसा क्यों ना इन्वेस्ट कर रहा हो, फिर भी हम अपने बिजनेस में कैपिटल को लाइबिलिटी मान के चलते हैं। क्यों? ठीक है, मालिक ने दिया पैसा, अगर मालिक ने दिया पैसा तो कभी ना कभी तो वो पैसा मालिक को रिटर्न करोगे आप। बिजनेस जिस दिन बंद करोगे, कभी तो बंद होगा बिजनेस आगे चल के, हमें नहीं पता कब होगा, ना हमारी इंटेंशन है, लेकिन जिस दिन भी बंद होगा मालिक वो पैसा बिजनेस से मांगेगा। तो बिजनेस ने वो पैसा बिजनेसमैन से ले रखा है, इसलिए बिजनेस उसे अपनी लायबिलिटी मान के चलता है कि वो पैसा एक तरह का बिजनेस के ऊपर क्या है, उधार का पैसा है। इसीलिए बिजनेस के पैसे, बिजनेस में जो पैसा होता है जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन, उसे अलग से ट्रीट किया जाता है, राइट? उसे आप कैपिटल के नाम से अलग से दिखाते हैं,
थैंक्स टू दिस अजम्पशन अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। इससे एक बात और निकल के आती है कि बिजनेस की अपनी खुद की पहचान है। बिजनेस इज हैविंग इट्स ओन सेपरेट एंटिटी। बिजनेस की अपनी खुद की पहचान है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। आप जब किसी भी बिजनेस से डील करते हैं तो आप उस बिजनेस मैन से डील नहीं करते, आप उस बिजनेस से डील कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने रिलायंस कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, मैं मुकेश अंबानी से डील नहीं कर रहा, मैं रिलायंस कंपनी से डील कर रहा हूं। दोनों में फर्क है सर। वो जो रिलायंस कंपनी का सर जो डायरेक्टर है वो तो मुकेश अंबानी है, होगा मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं रिलायंस से डील कर रहा हूं, मुझे मुकेश अंबानी से मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने तो रिलायंस कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के अपने पास ले रखा है कि मैंने इतना पैसा रिलायंस कंपनी को दे रखा है। सिमिलरली मेरे पास कुछ पैसा मैंने एसबीआई में इन्वेस्ट कर रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उस ब्रांच का मैनेजर कौन है मेरे को क्या करना, मैं तो एसबीआई को जानता हूं, मुझे भाड़ में जाए मैनेजर कौन है, क्या है, कहां से आया, क्या रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। अरे ऐसी तैसी कराए मैनेजर, यार कमाल हो गई। मैनेजर का मैंने क्या अचार डालना है, मेरे को एंटिटी से मतलब है, बिजनेस की पहचान से मतलब है, मैं किसके साथ डील करने लग रहा हूं। सो बिजनेस इज हैविंग इट्स सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। ये इस बात से साबित होता है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल से। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। कहने को तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ ही साथ बहुत इजी प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्या कहता है भाई मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, नाम से ही पता लग रहा है मनी यानी इंडियन करेंसी में पैसा रुपी होता है। मेजरमेंट मतलब आप कैलकुलेट करेंगे हर चीज को, किसमें, पैसे में। मींस एवरी ट्रांजैक्शन, एक पहले लाइन लिखता हूं फिर समझाता हूं। एवरी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स that can be measured in terms of money, that can be measured, transaction and events measured in money terms, लिख लो, measured in money terms can be recorded in the books of accounts, can be recorded in the books of accounts। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप मनी में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। मनी में यानी पैसे में चीजें रिकॉर्ड पॉसिबल हो सकती हैं, रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके पास 4 पंखे हैं, 2 एसी हैं, आपके पास 12 सीटिंग का फर्नीचर है, आपके पास 5 मशीन्स हैं, 2 डिलीवरी वैन है, एक आपके पास चेयर है जिसपे आपकी रिसेप्शनिस्ट बैठती है। रिसेप्शनिस्ट असेट्स नहीं है, ध्यान से। हर एक चीज को आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे अगर आप उसकी वैल्यू मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हर चीज की वैल्यू को मनी में रिकॉर्ड करना है, फिर आपने उसको रिकॉर्ड करना है किसमें, बुक्स में। अब किसी ने सवाल उठाया सर रिसेप्शनिस्ट हमारी असेट्स नहीं है, उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें रिसेप्शनिस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो वो रिसेप्शनिस्ट जो हमने बिठाई है उसे बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जी हाँ, गुड क्वेश्चन। देखिए रिसेप्शनिस्ट अपना टाइम दे रही है आपके बिजनेस में, वो आपकी इंप्लॉई है, आप उसे क्या पे कर रहे हो, आप उसे सैलरी पे कर रहे हो। अब आप सैलरी रिकॉर्ड करोगे, हाँ सर सैलरी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साउंड्स गुड। क्या रिसेप्शनिस्ट को उठा के रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, नहीं सर, वो कैसे, अच्छा लगता है सर, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम रिसेप्शनिस्ट को जो सैलरी दे रहे हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट एक पर्सन, ह्यूमन है, उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ह्यूमन की सर्विस ले रहे हैं हम, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हर चीज बिजनेस में पैसे में रिकॉर्ड होती है, उसकी वैल्यू पैसे में निकाली जाती है, ऐसा इस प्रिंसिपल का कहना है। राइट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल नंबर 2, माफी चाहता हूं। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल दुनिया जहान का सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि आप हमेशा एक अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कीजिए। अकाउंटिंग पीरियड वर्ड आ रहा है इसके अंदर, सबको पता है भाई अकाउंटिंग पीरियड हमारा 12 महीने का होता है, बोले तो 1 साल का होता है ना।
12 महीने का, 1 साल का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब वो जो 12 महीने या कहें 1 साल, वो जो अकाउंटिंग पीरियड है, हम क्यों एक एक साल के हिसाब से बुक्स बनाते हैं? क्या पड़ी है? सीधा इकट्ठी बना दे बुक्स? ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या जब एडमिशन लिया था फर्स्ट क्लास में, सीधा अब डायरेक्ट आपको 12वीं के बाद मिलेगी रिपोर्ट कार्ड? हर साल के आखिरी में मिलती है ना रिपोर्ट कार्ड्स, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकें। ठीक उसी तरीके से बुक्स को भी एक एक साल के हिसाब से बनाया जाता है, ताकि आप बुक्स, अपनी अकाउंटिंग बुक्स की भी परफॉर्मेंस एक एक साल में जज कर सकें। तो इस प्रिंसिपल के लिए एक लाइन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेस, life of an enterprises is broken into smaller periods. छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड की जाती है लाइफ, राइट जी, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। आप एक रेगुलर इंटरवल में, जैसे आप लोग अपनी हर साल की पढ़ाई को जज करते हैं, 1 साल की रिपोर्ट कार्ड जो आपके हाथ में आती है उसके बेसिस पे आप करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, एक ही बात है, राइट। तो उसी तरीके से बिजनेस की भी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है उसकी रिपोर्ट कार्ड देख के। उसकी रिपोर्ट कार्ड होती है बिजनेस की अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जिससे पता लगता है बिजनेस बढ़ने लग रहा है या बिजनेस घटने लग रहा है। तो ये है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिए, नाम से पता लग रहा है आपको अपने बिजनेस के अंदर सारे फैक्ट दिखाने हैं, फुल डिस्क्लोज करके चलना है। आप जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाके अपनी कोई बीमारी छुपा दीजिए और बोल दीजिए आपको कोई अच्छी खासी बीमारी है, लेकिन आपने बताया नहीं डॉक्टर को, और आप सपोज आप इमेजिन कर रहे हैं कि डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक करेगा। एक्सट्रीमली सॉरी, आपको शायद ये गलत फहमी है कि जब तक आप डॉक्टर को अपनी इलाज बीमारी नहीं बताएंगे, डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा। तो कभी भी डॉक्टर से जैसे कुछ छुपाते नहीं है ना, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी, बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो आप उसे छुपाएंगे नहीं, राइट। और आप उसे प्रॉपरली शो करके चलेंगे। अगर आपने उसे छुपाया, अगर आपने उसको हाइड करके दिखाया, तो ऐसे में आपके बुक्स के अंदर आप ये सपोज करके चल रहे हैं कि आपको प्रॉपर व्यू पता लगेगा, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है, इसके लिए आप इसमें एक लाइन लिखिए, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल reporting on the financial statements of all, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द लिखने वाला हूं अब मैं, वो भी रेड कलर से, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। एटलीस्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आपको छुपानी नहीं चाहिए, राइट। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी होती है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटेड टू दी बिजनेस, व्यवसाय से रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो कभी मत छुपाना। सिग्निफिकेंट मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस में की डिसीजन में हेल्पफुल हो, विच हेल्पफुल इन टेकिंग की डिसीजंस। अब ऑब्वियसली आपको अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करनी है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा की डिसीजन क्या होगा? एक, उस कंपनी में आपकी ग्रोथ, दूसरा उस कंपनी से मिलने वाली सैलरी। अगर आपको इंटरव्यू के टाइम पे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटर जो है, ह्यूमन रिक्रूटर, अगर आपको इंटरव्यूअर जो है वो आपको सैलरी और यही ना बताए ग्रोथ के एस्पेक्ट, तो आप वहां जॉब करोगे? शायद नहीं करोगे। रीजन आपका अंधकार में जीवन रहेगा वहां। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके डिसीजन लेने में हेल्पफुल है, अगर आप वही चीज बिजनेस के अकाउंटिंग में शो नहीं करते, तो अकाउंटिंग क्या बनाई? एक काम करो, अगली बार लोहड़ी का फंक्शन आएगा, हाथ जला लेना, बुक्स जो बनाई है हाथ भी सेक लोगे अगली बार। ऐसा कर लो। क्यों बना रहे हो अकाउंटिंग? एक बात बताओ, अकाउंटिंग से जब मेन मुद्दा है वही नहीं पूरा हो पा रहा। तो ये फुल डिस्क्लोजर कहता है, ये पाप मत करना, आपको सारे फुल डिस्क्लोज करके चलने हैं फैक्ट, एटलीस्ट सिग्निफिकेंट मैनर वाले तो प्लीज करने ही करने हैं।
उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रिंसिपल का वो है आपका कंजर्वेटिज्म। ये इंपॉर्टेंट में ये पांचवा लास्ट है इंपॉर्टेंट, हालांकि इसके बाद 6 जो हैं वो और हैं, बट इंपॉर्टेंट मैंने पहले लिखवाने हैं आपको। प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल का एक नाम और होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है, बहुत प्यारे शब्द हैं ये, बहुत ही प्यारे। क्या शब्द हैं? डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, do not anticipate future profits but provide all future losses। भाई साहब जिंदगी में कभी भी ये काम भाड़ में गए अकाउंट्स, आप जिंदगी में कभी भी, अब कभी भी रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स फॉर द वेरी फोर्थ टाइम, कभी भी जिंदगी में फ्यूचर के प्रॉफिट्स को पहले चिल्ला चिल्ला के मत बताना लोगों को कि लॉटरी लग रही है आपकी, लेकिन अगर आपके नुकसान होने वाले हैं उसकी हाय तौबा पहले मचा लो। ऑल फ्यूचर लॉसेस बट प्रोवाइड ऑल फ्यूचर लॉसेस, ये अच्छा रहता है। देखो हिंदुस्तान में तो एक चीज होती है, ऐसे कहते हैं नजर लग जाना, और हालांकि अकाउंटिंग में तो खैर इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। एक तो ये हमारी मम्मियां आंटियां हमें बताती है नजर लग जाती है, पता लगे लॉटरी लगनी नहीं है, हाय लग गई, 4 लोगों ने कहा हाय हाय लॉटरी लग रही है इनकी, ओ ले भाई गई भैंस पानी में, वो लॉटरी की टिकट ही खो गई आपकी। खैर जोक्स अपार्ट बच्चों, लेकिन बिजनेस में अगर आप पुराने मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट्स को पहले मान लेंगे तो आपका करंट सिनेरियो में टैक्स बढ़ जाएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा। और अगर आपको कल को वो फ्यूचर प्रॉफिट ना हो तो साथ साथ अकाउंटिंग के साथ बिजनेस स्टडी भी पढ़ते हो ना, बिजनेस स्टडी में क्या पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है? प्रॉफिट इज अनसर्टेन, ये नहीं पढ़ा आपने? प्रॉफिट इज अनसर्टेन। आप तो बड़े चिल्ला चिल्ला के ढिंढोरा पीट रहे थे, भाई मेरी 1.5 लाख की कमाई होगी, मेरी 2.5 लाख की कमाई होगी, मेरा 4 लाख की कमाई होगी, लो दिखा लो कमाई। अब काहे की कमाई हुई भाई बताओ जरा मुझे। ढिंडोरा पीटना अच्छी बात नहीं होती दोस्तों। ये बात अब आपको लग रहा है सर ये अकाउंट्स तो पढ़ा नहीं रही, ये तो सर मैं अभी भी अकाउंट्स ही पढ़ा रहा हूँ, ये अकाउंट्स में लिखा है, मैंने अपने घर से नहीं लाया ये प्रिंसिपल दोस्तों। ये बहुत अहम बातें हैं जो शायद हम जिंदगी में हमेशा से करते आए हैं, बस उसको एक नाम दे दिया इन्होंने, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कि फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को पहले मान लो। ये सही रहता है। अपने आप को हमेशा कभी भी ओवर रेट करके मत दिखाओ, बहुत बड़ा चढ़ा के मत दिखाओ, हमेशा अपने आप को कंट्रोल्ड मैनर में दिखाओ। ये कारण होता है, इसका एक एग्जांपल देता हूं कि जो बैंक्स होते हैं इंडियन सिस्टम में, जो बैंक्स हैं वो कुछ सीक्रेट रिजर्व्स बना के चलते हैं। सीक्रेट रिजर्व्स क्या होते हैं आपको पता है, मुझे भी पता है। बैंकों के साथ बहुत दिक्कत होती है, बैंकों का पैसा डूब जाता है, बैंकों के पैसे डूब जाते हैं जिनको बैंकों ने लोन दिया। तो बैंक क्या करते हैं, कुछ जानबूझ के छुपके से कुछ रिजर्व बना के चलते हैं जो कि फ्यूचर में काम आते हैं। यानी कि बैंकों को लगता है कि उन्होंने तरुण अनेजा को पैसा दिया, तरुण अनेजा कल को पैसा खा जाएगा, तो बैंक कुछ रिजर्व्स बना के चलते हैं कि अगर ऐसे कस्टमर से हम डील कर रहे हैं, अगर हमारा नुकसान होता है, ऑब्वियसली बैंक पैसा अपनी जेब से नहीं लाते, बैंकों में पैसा आप ही लोगों का होता है, आम जनता का पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है। अगर पब्लिक का पैसा तरुण ने जैसे लोगों के पास जाएगा और वो डूबेगा तो बैंक क्या जवाब देंगे पब्लिक को, जो पीछे यस बैंक के साथ भी हुआ। तो इसीलिए बैंक कुछ सीक्रेट रिजर्व बना के चलते हैं, तो वो प्रूडेंट होके चलते हैं, वो इसी प्रिंसिपल की वजह से चलते हैं, थैंक्स टू दिस प्रिंसिपल जिसने हमें ये अकल दी कि हमें रिजर्व बना के चलना है। तो रिजर्व मेंटेनेंस हम इस प्रिंसिपल की वजह से करते हैं दोस्तों। ये है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पॉइंट 5th। नाउ अब थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो ना करना कोई दलील नहीं होती, कर लेते हैं, थ्योरी है, आ कुछ भी सकता है, लेकिन यह अगर मैं बोलूं कि इसी में से ही आएगा, ये नहीं आएंगे तो आप शायद ना करो, बट यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार मुड़ मुड़ के आते हैं। देखिए जी, तो अगला जो है वो है प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस प्रिंसिपल है, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल, मेटीरियलिटी में वर्ड आ रहा है मेटीरियल, मेटीरियल वर्ड से बना है। मेटीरियल मतलब वो मैटर वाला मेटीरियल नहीं है जिसका कुछ एग्जिस्टेंस होता है। मेटीरियल का मतलब एक और भी होता है, इंपॉर्टेंट, जरूरी, इमैटेरियल गैर जरूरी, मेटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सर ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नाम में और आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखो इंपॉर्टेंट से मतलब है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट
जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है, अगर वो नॉलेज में डाल दिया, तो वो वाला फैक्ट आप कभी भी छुपाएंगे नहीं। किनसे? किनसे? ऑब्वियसली जो अकाउंटिंग के यूजर होते हैं उनसे। आपके बिजनेस में अकाउंटिंग चाहने वाले बहुत लोग हैं, एक बिजनेस का मालिक उनमें से खुद है। तो ऐसी कोई चीज बिजनेस की बुक्स में मत छुपाइए, कोई भी चीज मत छुपाइए जो आपके डिसीजन, अगर वो दिखाए जाते तो आप शायद वो डिसीजन बदल देते। सपोज मैं गया एक लड़की के पास, रिश्ता हो रहा है मेरा, अब वहां से उन्होंने लड़की की कोई बात छुपा दी, उन्होंने ये बात छुपा दी कि लड़की शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगी, ये बात उन्होंने छुपा दी। अगर शायद लड़की के पेरेंट्स ने बात मुझे बताई होती तो मैं शादी ना करता। वो कह रहे हैं सर ये तो छोटी सी बात थी, हमने आपको बताई नहीं, हम तो अब करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने नमस्ते कर दी, भाई मुझे सेपरेट होना है। तो कॉमन सेंस है। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका माल जला था, आग लगी थी बिजनेस में, और ये बात छुपा दी आपने बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस की, और आप मान के चल रहे हैं कि आप इन्वेस्टर से लोन लेना चाह रहे हैं या बैंक के पास लोन लेने जा रहे हैं, और बैंक को आपने ये बात बताई नहीं, और बाद में आपने लोन जब ले लिया फिर बैंक को ये खबर आती है, बैंक आपके ऊपर फ्रॉजरी का केस डाल देगा, 420 का केस डाल देगा, सेक्शन 420 के तहत आपने घोटाला किया बैंक के साथ। ये बिल्कुल करेगा बैंक आपके साथ, क्यों नहीं करेगा? आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है, छुपाई है, कमाल हो गई, आग लगी है आपके बिजनेस में और आपने वो बात छुपा दी, और आप मुंह उठा के चले गए हंसते खेलते लोन लेने के लिए। बताते तो सही, अगर आप वो बात बताते, और सारी बात छोड़ो, आपको पता लगे कि तरुण ने जाके बिजनेस में आग लग गई, आप उसके बिजनेस में उसको लोन दोगे? सोच कर देखो, कोई अदर रीजन ना हो तो आप लोन नहीं दोगे। कौन अपना पैसा फंसाएगा ऐसे बिजनेस में? कमाल हो गई। ऐसे बैंक क्यों देता आपको लोन? इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने छुपा दी। तो ये प्रिंसिपल बहुत बेसिक सी बात बोलता है, क्या कहता है? एनी आइटम that should be regarded as मटेरियल, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इफ देर इज अ रीजन टू बिलीव दैट knowledge of it would influence the decision of informed investor। जो बिजनेस में आपके पैसा लगाने वाला है, अगर ये बात उसे पता लगे तो ये मान सकते थे आप कि हो सकता था कि उसका जो डिसीजन है वुड हो सकता था इन्फ्लुएंस, वो उसका जो डिसीजन है पैसा इन्वेस्ट करने का शायद वो ना करता, वो पैसा इन्वेस्ट ना करता। अगर ऐसी बात आप लेके चलते हैं तो वो मटेरियल है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो आप कहेगा ना, क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल, every material information should be disclosed मतलब दिखाइए, in the books of accounts। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर मटेरियल इंफॉर्मेशन दिखाइए, अगर आप छुपाते हैं तो वो गलत माना जाएगा। दिस इज सिंपल है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस कभी कभार 4 में से 1 बार या 5 में से 1 बार पेपर में देखा गया ये भी। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट बहुत बेसिक सी बात बोलता है, एक ही बात बोलता है, ये कहता है कि आप जब कभी भी कोई भी असेट खरीदते हैं, ये बेसिकली असेट्स के ऊपर है ये रूल, आप जब भी कोई भी असेट्स खरीदते हैं तो असेट्स को हमेशा उसकी बुक वैल्यू पे शो कीजिए। अच्छा, और क्या कहता है? साथ साथ बुक वैल्यू पे शो कीजिए, साथ साथ आप क्या कीजिए, आप उसकी वैल्यू को कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कीजिए इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन से आप उस असेट्स को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, इस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है तो आप लगाइए, लेकिन उसकी बुक वैल्यू हमेशा क्या रहेगी?
वो असेट्स की वैल्यू क्या रहेगी, बुक वैल्यू पे शो होगा। कहने का मतलब है कि अगर बिजनेस में आपने जो एसेट्स दिखाई है, अगर मार्केट में ड्यू टू इन्फ्लेशन, जो कि आजकल चलने लग रहा है, हर चीज महंगी हो रही है, अगर इन्फ्लेशन की वजह से वो एसेट्स महंगी हो जाएगी, तो आप क्या बुक वैल्यू को रिवाइज करोगे, बुक्स में चेंज कर दोगे, जो मार्केट के हिसाब से उसे मार्केट वैल्यू पे ले आओगे? क्या बुक वैल्यू रिवाइज होना पॉसिबल है? नहीं, आप बुक वैल्यू रिवाइज नहीं करोगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन सस्ताई हो जाती है और बुक वैल्यू से सस्ती हो जाती है आपकी एसेट्स, तो क्या आप एसेट्स की वैल्यू को गिरा दोगे, डाउन कर दोगे? इस केस में बढ़ाओगे? नहीं। इस केस में गिराओगे? नहीं। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, महंगाई हो या सस्ताई हो, आप अपनी बुक वैल्यू बीच में भी कहीं पे भी एडिट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इस रीजन की वजह से कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है। भाई मार्केट में वो फ्री मिल रही है, आपको क्या, आपने खरीदी है ना, बात खत्म। आप उसे बुक्स पे दिखाइए उसी वैल्यू पे जिसपे खरीदी है, बात खत्म। आहा, वो अलग बात है अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम तरीके से उसमें से डेप्रिसिएशन लेस आप कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल के लिए एक लाइन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल an asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it। जो प्राइस आप पे करके उसे खरीद के लाए हो उस पे दिखाइए। एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर डिसीजंस। जो कॉस्ट होगी, कौन सी कॉस्ट, बुक वैल्यू वाली, इज द बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर डिसीजंस। तो फ्यूचर डिसीजंस के लिए कल को वो असेट बेचते हो, आप कुछ करते हो, उसका डिस्पोज ऑफ करते हो, तो उसके लिए आप जो बेस मानेंगे वो कॉस्ट को मान के अपना प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेसिक सी बात इसने बोली कि अगर आपने कोई एसेट, मान लो आपने ली 6 लाख की, मार्केट में वो हो जाए 4 लाख की, डिफ्लेशन की वजह से आप 4 लाख कर दोगे? नहीं। अगर मान लो वो 6 लाख की चीज मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से 7 लाख की हो जाए, आप 7 लाख की, ओ एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज नहीं, वो भी नहीं करोगे भाई साहब। घटे या बढ़े आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, आप उसे जैसे दिखा रहे हैं वैसे दिखाएंगे। ये कहना है हिस्टोरिकल प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल नंबर 8 कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। एक सेकंड, मैं अपनी अगली कुछ एक क्लासेस ना वो कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। एक मैचिंग प्रिंसिपल, देखिए दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस प्रिंसिपल तो है, पढ़ लेते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, बहुत पहले एक छोटी सी चीज लिखता हूं फिर बताऊंगा आपको मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट शुड, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड, इट इज ऑलवेज, देखो प्रिंसिपल्स हैं, देखो प्रिंसिपल्स तो हमारी ज़िंदगी में आसान करने के लिए भी हमने भी बना रखे हैं। हमें सुबह उठ के जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज, थोड़ा 2 ग्लास भर के कोसा पानी पीना चाहिए, पेट फ्रेश होगा, फिर हम एक्सरसाइज करने के बाद नाश्ता करें। कौन करता है, कितने लोग करते हैं, बहुत कम। तो प्रिंसिपल्स हैं, सजेशन होता है, मानो ना मानो, नहीं मानोगे दोस्त फिर फायदा नहीं है अकाउंट ढंग से बनाने का, है ना। तो ये सजेस्टेड सजेशंस होते हैं एक तरह के, आप इसे कैसे फॉलो करते हैं कैसे नहीं करते फिर वो बात की बात है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज ऑलवेज सजेस्टेड, it is always suggested to match the current year's revenues with the current year's expenses, both should be matched with each other। क्या मतलब सर, मैच मतलब, मैच का मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा इलैबोरेट करो। मैचिंग से मतलब है, matching means to show current years, to show revenue and expenses
in the books of account for the same period। यानी कि आप अगर 11 महीने, अगर आप 12 महीने के रेवेन्यूज दिखाते हैं, 12 मंथ रेवेन्यू अगर आप शो करते हैं ना अपनी बुक्स में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में और P&L की क्रेडिट में, तो उसकी डेबिट में भी 12 महीने के ही एक्सपेंसेस होने चाहिए, ट्रेडिंग की डेबिट में और P&L की डेबिट में। पता लग रहा है साहब आप रेवेन्यू तो दिखा रहे हैं, क्या नाम है, एक्सपेंस तो दिखा रहे हैं 12 महीने का, रेवेन्यू आप दिखा रहे हैं सिर्फ 11 महीने का, तो ये सही नहीं है। आपको चाहिए आप 12 महीने के रेवेन्यू और 12 महीने की एक्सपेंस दिखाइए, ताकि ताकि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सके आपको। ये व्यू बड़ी खतरनाक चीज है भाई। घर के सामने अच्छा व्यू हो तो घर की कीमत बढ़ जाती है। अकाउंट से अच्छा फेयर व्यू मिलता है आपको तो आपकी अकाउंट्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता है आपके बिजनेस का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल सिंपल सी बात बोलता है, ये चीज करनी है और साथ ही इससे कंपैरेबिलिटी आती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही तो कह पाएंगे यस आपने कितना कमाया कितना गवाया। अगर आप ये कर ही नहीं रहे तो आप कंपैरेबिलिटी कैसे कह पाएंगे कि हाँ भाई हमने कितना कमाया या कितना गवाया। अगला है डियोल प्रिंसिपल। डियोल प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने किताब का पहला पन्ना खोलेंगे तो आपकी बुक का नाम आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा डबल एंट्री बुक कीपिंग है। तो ये प्रिंसिपल यही बात कहता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में बुक्स में एंटर होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट सेम अमाउंट का, जो हमने जर्नल में किया भी। पहले इसके लिए एक लाइन लिखवा देता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू डियोल प्रिंसिपल, every transaction has its two effects. One is debit and another one is, and secondly credit of सेम अमाउंट। अब जर्नल का कोई भी एक एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल, एनी वन एग्जांपल ऑफ अ जर्नल एंट्री। जैसे आपने रेंट पे किया 5,000 का, तो क्या होगा, रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹5,000 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹5,000। तो एक डेबिट इंपैक्ट एक क्रेडिट इंपैक्ट। ये तो अब तो सर ये मजाक कर रहा है। तो सिंपल सिंपल चीज़ें आ गई। हाँ मैंने कहा ही था 5 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5। बाकी जो है छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट यस प्रिंसिपल्स तो हैं इसलिए पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कुछ कुछ अक्रूवल अजम्पशन वाली बात बोलता है। अक्रूवल अजम्पशन में क्या पढ़ा था आपने कि आप बिजनेस में अपने आप ट्रांजैक्शन तब कंसिडर करेंगे, रेवेन्यू तब कंसिडर करेंगे जो गुड्स आपने बेचा था, इस गुड्स बेचने की कंसिडरेशन माना जाना कि इसकी बुक्स में इसकी एंट्री कब मानी जाएगी, ट्रांजैक्शन कब मानी जाएगी, हैपनिंग कब मानी जाएगी, जब वो चीज हुई है, घटना घटी है, जब वो ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू हुई है, ना कि तब जब वो कैश में रियलाइज हुई है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन यही बात बोलता है, सेम बात बोलता है। कमाल हो गई सर, एक बात को रिपीट कर रहा है। हाँ कर रहा है, क्या कर सकते हैं दोस्तों। ये अजम्पशन और ये प्रिंसिपल दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, revenue is considered to have been, revenue is considered when a transaction has been entered into, when a transaction has been entered into, and not when actual
कैश रियलाइज्ड ड्यू टू दिस, उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपको एक्चुअल कैश रियलाइज हुआ, पैसा आया या गया, तब नहीं करना, तब नहीं करना, तब करना है जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू हुई है, यानी कि जब ट्रांजैक्शन की घटना घटी है, हैपनिंग हुई है। और एग्जाम्पल क्या देंगे इसमें, सेम एग्जाम्पल जो ऊपर लिखवाया था मैंने ऑफ अक्रूवल अजम्पशन, अक्रूवल अजम्पशन का बिल्कुल सेम एग्जाम्पल वो सेल वाला यहां पे आप लिख के आएंगे पेपर में अगर आ गया तो। सिंपल, एकदम सिंपल। ये हो गया आपका 10th प्रिंसिपल। और आपका लास्ट प्रिंसिपल है 11th प्रिंसिपल, वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल। ये बहुत प्यारा सा प्रिंसिपल है, ये एक्चुअली बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल भी है कि आप कभी भी अकाउंट्स के अंदर किसी पे खुल के यकीन मत कीजिए। मैं, आप क्या समझोगे, मैं अगर कल को मेरा, छोड़ो जो भी है, मैं अपने पापा के साथ भी डीलिंग करता हूँ ना, तो पूरा हिसाब मांगता हूँ कि मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो कि कितना पैसा रह गया, मैं भूल गया, तो आगे से मैं आपको फिर कैश नहीं पकड़ाऊंगा। तो इतना होता है मेरे पापा और मेरे बीच में कि अगर कोई लेन देन होता है तो मैं पूरा हिसाब अपना व्हाट्सएप पे मांग लेता हूं। ये हाल है। आप सोचो, बिजनेस के अंदर आप अपने एम्प्लॉय की कहीं पे आ गए, उसने कहा जी 5,000 रुपये यहाँ खर्च हुए ट्रैवलिंग सेल्समैन की कमीशन के, आपने मान के उसको 5,000 रुपये रीइंबर्स कर दिए, कमाल हो गई। चलो एक कर भी दिए, होता है, विश्वास होता है, कर भी दिए, चलो 1 मिनट कर भी दिए, कोई बात नहीं। अब उसे लगा यार ये तो कुछ पूछता ही नहीं है, फिर वो अगली बार कहेगा सर इस बार 2,000 रुपये वो गए हैं और एक्चुअल में गए नहीं थे, अब आप फिर से कर दोगे। अगर आप किसी पे जरूरत से ज़्यादा विश्वास दिखाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा हर ट्रांजैक्शन को क्रॉस वेरीफाई कीजिए, किसके साथ, वाउचर्स के साथ, जो एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, वाउचर जो हम बनाते हैं उसके साथ, बिल्स के साथ, ताकि हमेशा हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ सपोर्ट रहे। आप बिल वगैरह लाके उसे फाड़ मत दीजिए, उसकी एक फाइल मेंटेन करके चलिए कि जी ये ट्रांजैक्शन हुई है, इस पर इतना खर्च हुआ है। ये ट्रांजैक्शन का कोई अगर आपसे सीए या सीएस आके या कोई चेकर आके आपसे पूछे कि बताओ आपने ये 1 करोड़ रुपया दिखा रखा है, ये पेमेंट हुई है, दिखाओ इसका मुझे बिल दिखाओ, बिल दिखाने वाले बन सकते हो आप। देखो सर ये 1 करोड़ रुपये कोई हम अपने घर थोड़ी ले जाते हैं, रोने मत बैठ जाना वहाँ पे कि नहीं नहीं सर हम वो भूल गए, ये वो गड़बड़ हो जाएगी, कोई आप पे उंगली ना उठाए, ये जरूरी होता है। राइट, खुल के बोलो कि भाई हमें प्रूफ दो। उस टाइम शायद बात कड़वी लगेगी, लेकिन 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 लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। राइट, ये जरूरी होता है। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, दिस कॉन्सेप्ट या दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट अकाउंटिंग should be free from एनी पर्सनल बायसनेस। देखो आपका किसी के साथ अच्छा लगाव है बिजनेस में, आपका किसी के साथ दुश्मनी है, ओ प्लीज यार, अपने लगाव हैं तो आप उससे कारण नहीं पूछोगे, क्यों, किसने कहा, मैं तो अपने पापा से पूछ लेता हूं। फिर तो आप किसी अनजान व्यक्ति से नहीं पूछ रहे, कमाल हो गई, ऐसे तो कर लिया धंधा आपने। अच्छा, आपके किसी से दुश्मनी है, उस पर कुछ ज़्यादा ही आप कस रहे हो, है ना, स्क्रूज का ज़्यादा टाइट कर रहे हो, वो भी अच्छी बात नहीं है। जो जेन्युइन लॉजिकल है वो करो ना, जो चीज जेन्युइन है वो पूछो, रीजन पूछना है पूछो, क्यों नहीं पूछते। सो दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायसनेस एंड एवरी ट्रांजैक्शन should be supported with proper evidences called bills, memos, वाउचर्स एसेट्रा। ये बहुत अच्छा होता है, ये सिर्फ अकाउंटिंग में मत करना, जिंदगी भर करना ये काम। ठीक है जी, ये हो गए आपके अकाउंटिंग के 14 प्रिंसिपल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है थियरी का। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर एक चीज आती है सिर्फ डेफिनेशन किसकी, आपकी IAS की। इसमें एक डेफिनेशन आती है आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये पूछ लेता है कि बताइए साहब IAS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या डेफिनेशन है। भाई
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मतलब हमारा, मैंने आपको भी बताया है, ऐसे स्टैंडर्ड से होता है जो बेसिकली आप एज इट इज फॉलो करते हो, जैसे हैं उसी तरीके से आप उसे फॉलो करते हो। अभी क्या हो रहा है कि हमारे जो पहले हम सोच रहे थे आईएफआरएस लेकर आए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च स्टैंडर्ड्स थे, बट हम उसे अब रिप्लेस करके आईएएस के अंदर कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम अपने खुद के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया ना। बड़ी देर से पढ़ा पढ़ा के यही होता है, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, एक्चुअली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंडिया में फॉलो होते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंडिया के हिसाब से अकाउंटिंग बनाने पे जोर देते हैं, जब वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप कंपेयर करते हो अपनी फॉरेन ब्रांचेस के अकाउंट्स, जो आपने फॉरेन में ब्रांचेस खोली हैं। मान लो मेरी एक ब्रांच है यूएस में, इंडिया में तो मेरा हेड ऑफिस है, यूएसए में मेरी एक ब्रांच है। अब यूएसए में जो अकाउंटिंग फॉलो होती है वो होती है आईएफआरएस के हिसाब से। सर आईएफआरएस क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कि इंटरनेशनल कैसे आप अपनी अकाउंटिंग बनाएंगे। और आपकी आईएएस क्या होते हैं? इंडियन के सिस्टम के हिसाब से होते हैं कि इंडिया में कैसे अकाउंटिंग करोगे। तो पता तरुण बड़ी तकलीफ में आ जाता है जब वो अपनी इंडिया की हेड ऑफिस में जब अपनी यूएसए की ब्रांच के अकाउंट्स को मर्ज करता है, क्योंकि कंपनी तो मेरी है जो बाहर खुली हुई है। जब मैं अपनी मिक्स करके अकाउंटिंग तैयार करता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्यों? ये अकाउंटिंग, इंडिया के हेड ऑफिस की अकाउंटिंग जो बनी है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है। यूएसए में अकाउंटिंग आईएफआरएस के हिसाब से चल रही है, क्योंकि यूएसए में आईएफआरएस चलता है। तो अब मेरे को जब क्लब करने होते हैं अपने अकाउंट्स, तो क्लब मतलब जोड़ने होते हैं, तो वो जुड़ नहीं पाते। क्यों? वहां अलग अकाउंटिंग, यहाँ अलग अकाउंटिंग, तो बड़ी दिक्कत होती है। ये दिक्कत ना हो इसलिए अब हम आईएएस को कन्वर्ट कर चुके हैं, किसमें? आईएफआरएस में। ये जो नया एक्ट आया है ना कंपनीज के अंडर, कंपनीज में तो ये लागू हो चुका है, बाकी सोसाइटीज में, प्रोप्राइटरशिप में, इनमें अभी होना बाकी है। कंपनीज में अब लागू हो चुका है कि कंपनीज एक्ट अब आईएफआरएस फॉलो करेगा, राइट। तो आईएएस है क्या? आईएएस है, इट इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर, जो दिए गए हैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसे अब जोड़ के खत्म करके, यानी खत्म कर दिया है और उसे कन्वर्ज कर दिया, मिला दिया है विद, आप आईएएस फॉलो करो लेकिन अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस। कहने का मतलब है सर कि हमें करना क्या है? हमें आईएएस ही फॉलो करने हैं, लेकिन अगर आईएएस और आईएफआरएस में जो मेन चीज होगी हम उसे मानेंगे, ओवरसीट जो करेगा हम उस पर मानेंगे, उस पर बात हम अपनी लेके चलेंगे। यानी कि अगर हमारी कोई भी बात आईएएस और आईएफआरएस में सेम है तो हम आईएएस मान सकते हैं, आईएएस के रूल्स मान सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, अगर सेम है तो हम आईएएस मानेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो हम फिर आईएफआरएस के हिसाब से चलेंगे। आईएएस कहता है कि अकाउंटिंग को इस हिसाब से मेंटेन कीजिए कि एसएलएम होना चाहिए। आईएफआरएस कहता है नहीं, अकाउंटिंग को डब्ल्यूडीबी के हिसाब से कीजिए, तो हमें आईएफआरएस की बात माननी है, इंपॉर्टेंस आईएफआरएस को दी जाएगी। इसका मतलब होता है कन्वर्ज कर दिया गया, राइट जी, कन्वर्जेस कर दिया गया विद आईएफआरएस। तो एक तरह के अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिक्स करने की कोशिश की गई है आईएफआरएस के साथ, ताकि अब हमें ये दिक्कत ना आए। अब हम अकाउंटिंग वैसी मेंटेन करें अपनी जैसी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन हो रही है। यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग में और इंडियन अकाउंटिंग में फर्क खत्म कर दिया गया है, राइट जी, आईएफआरएस के आने के बाद। ये है आपका चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। 6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। और इसके अलावा इससे अगला एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें क्या आता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वर्सेस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बिल्कुल छोटा सा एक चैप्टर है और इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है। 4 से 5 मार्क्स का ये वाला भी चैप्टर है हमारा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर के लिए हम सीधा डिफरेंस पढ़ेंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आइए देखिए दोस्तों, यहां तक में पहले कोई डाउट? कनन, प्राची, अरिजीत,
प्रिंसिपल्स करा दिए मैंने सारे के सारे। ऑल राइट, देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आता जरूर है दोस्तों, तो पहले इसके डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस में ये चैप्टर खत्म होता है हमारा। बेसिस, देखिए इसका नेचर होता है कैश बेसिस के अंदर कि आप सिर्फ ओनली कैश एंट्रीज बीइंग रिकॉर्डेड, नाम से ही पता लग रहा है कि आप सिर्फ कैश एंट्रीज को ही रिकॉर्ड करोगे, उधार की एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करोगे। अच्छा सर, उधार की एंट्री को तो गलत बात है सर, ऐसे तो फिर बिजनेस ट्रू एंड फेयर क्यों नहीं दे पाएगा? हाँ, नहीं दे पाएगा। और यहां पे इधर क्या होता है, बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है। दूसरा, देखिए जब क्रेडिट एंट्रीज की बात आती है या कोई चीज ऐसी जिसके अंदर हम प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग्स, अक्रूवल्स और कौन से आपके एडवांसेस हो गए, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूवल और अनअर्न्ड, जब ऐसी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, देखिए हम ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बात समझने की कोशिश कीजिए, हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो ट्रांजैक्शन कैश में कन्वर्ट हो जाएगी इन रियलिटी, तो हम तब रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, प्रीपेड, हमें पता है ना प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंस हम एडवांस पे करते हैं। आउटस्टैंडिंग्स क्या होते हैं हमारे, जो हमने पेमेंट करी नहीं है लेकिन ड्यू डेट आ चुकी है। अक्रूड्स क्या होते हैं, हमने जो चीज़ें कमा ली बट हमें मिली नहीं। अनअर्न्ड, जो हमने एडवांस में कमा ली। इन सब की एडजस्टमेंट हम करके आए हैं फाइनल अकाउंट्स में। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, तो इन सब की एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करते हैं। एडजस्टमेंट्स जो ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं आर कैरिड अपॉन, इन सब एडजस्टमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट कंसिडर्ड। इस केस में हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि सिंपल सा लेखा जोखा है, हमें जब पैसा आएगा हम तभी रिकॉर्ड करेंगे, यानी इस एडजस्टमेंट का हमारे पास कोई मतलब नहीं बनता। पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आया तो उसे हम ट्रांजैक्शन ही नहीं कंसिडर कर रहे। तो हम हमारी इन प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड्स और अनअर्न्ड की बात ही नहीं करके चलते कैश बेसिस वाले सिस्टम में। और यहाँ पे P&L कौन सा करेक्ट प्रॉफिट बताएगा, अक्रूवल बेसिस वाला या कैश बेसिस वाला? ऑब्वियसली अक्रूवल बेसिस वाला। इट शोज करेक्ट प्रॉफिट, जो आपका बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट है वो यहां से पता लगेगा, जबकि अब कैश बेसिस से पता नहीं लग पाएगा क्योंकि बहुत सारी उधार की एंट्रीज आपने छोड़ रखी हैं और वो जब तक शो नहीं होंगी आप करेक्ट प्रॉफिट के ऊपर आ नहीं सकते। डू नॉट शो करेक्ट प्रॉफिट यहां से पता नहीं लग पाएगा। पॉइंट नंबर 4, देखिए सीधा सा हिसाब है, बिल्कुल सीधा सा कि पैसा आया रिकॉर्ड कर दो, पैसा नहीं आया रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए यहां पे? नॉट रिक्वायर्ड, यहां किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। जबकि यहां पे आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जो एडजस्टमेंट्स पढ़ते हो ना फाइनल अकाउंट्स में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसी वजह से पढ़ते हो कि हम अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, अकाउंटिंग की जरूरत होती है। यहाँ कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा हिसाब है ना साहब, पैसा आ गया रिकॉर्ड कर दो, नहीं आया मत करो, बात खत्म। लीगल पोजीशन, कानून किसे तवज्जो देता है, किसे इंपॉर्टेंस देता है कि कौन सा बेस्ट है, लीगली कौन सा बेस्ट है, क्या ये बेस्ट है, क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है, क्या इसको मान्यता मिली हुई है? नहीं, ये नॉन रिकॉग्नाइज सिस्टम है, यानी कि आप कह सकते हो इस पे कहीं पे भी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, यानी कि एक्ट के द्वारा, किसी भी एक्ट के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा बनाए गए लॉ के द्वारा नॉन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है ये। इसे कहीं से मान्यता नहीं मिलती। इसे मान्यता दी गई है कई सारे एक्ट में, उसमें से एक एक्ट है रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट खुद मुंह चढ़ के कहता है कि नहीं अक्रूवल सिस्टम करो, अच्छा है। कभी किसी एक्ट ने नहीं कहा इसको कैश बेसिस को कि अच्छा है, क्योंकि सबको पता है ये बुरा है, ये आप ही जानते हो। लेकिन कंपनीज एक्ट इसे कहता है कि हाँ ये बढ़िया है, इसे मान्यता हम देते हैं अपनी, ये अच्छा है। उसके अलावा एक्सेप्टेबिलिटी,
अगर एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें, इसे एक्सेप्ट कौन लोग करते हैं? देखिए इतना वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है ये। आजकल के धंधे में आप खुद फील करो, हम भी बिजनेस करते हैं, आप भी बिजनेस करते हो, क्या पेमेंट कैश में टाइम पे आ जाती है? नहीं। आउटस्टैंडिंग्स, अक्रूड्स, प्रीपेड्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना। तो डू नॉट वाइडली एक्सेप्ट। इतने पैसे रुके होते हैं मार्केट में लोगों के, जहां तक कि मैं बात समझता हूं फिजिकल नेचर ऑफ गुड्स जो डील कर रहे हैं उनके खास तौर पे, कि पैसा इतना रुका पड़ा होता है कि अगर आप सिर्फ कैश वाली एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो कभी ट्रू फेयर व्यू अपना बिजनेस का ले ही नहीं पाओगे। तो डू नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, ये कैश बेसिस वाला वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होता, जबकि ये आजकल हर कोई फॉलो कर रहा है। देखो जैसा बिजनेस चलने लग रहा है, जैसा बिजनेस में हो रहा है वैसे ही तो होगा ना, वैसे ही तो चीजें आप शो करोगे। एक सेकेंड, मैं इसे दोबारा लिख देता हूं। ये क्या हो गया? पांचवा, छठा है एक्सेप्टेबिलिटी। अब आजकल के बिजनेस में पैसा पेमेंट रुक जाती है, तो ऐसे में अक्रूवल सिस्टम ही बेस्ट है हमारे लिए, तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है। तो ये क्या है? डू नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, यानी कि नैरो अप्रोच है इसकी। बहुत नैरो अप्रोच है, बहुत सिकड़ी हुई अप्रोच है, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार। रिलायबल, सोच के देखिए, आपको डिसीजन लेना है। आप एक दो तरह की बुक्स बनी पड़ी हैं आपकी ही एक ही बिजनेस की, एक कैश बेसिस पे, एक अक्रूवल बेसिस पे। ऑब्वियसली आप इस पे डिसीजन लोगे जो आपकी अक्रूवल बेसिस पे है, क्योंकि यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे उधार की हो चाहे आपकी कैश की हो, सब रिकॉर्डेड है। ये कैश बेसिस वाला उतना रिलायबल नहीं है, उतना विश्वसनीय नहीं है। तो लेस रिलायबल, हाईली रिलायबल। और लास्ट, सुटेबल। ऑब्वियसली सुटेबल कौन सा होगा? यही वाला होगा जो ज्यादा रिलायबल है। मोर सुटेबल, लेस सुटेबल, राइट? तो ये कुछ आपके इसमें डिफरेंसेस हो जाते हैं कैश और अक्रूवल बेसिस के, जिसके हिसाब से आप क्या करते हैं, आप अपने बुक्स को बेसिकली रिकॉर्ड करके चलते हैं। कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा वर्स्ट होता है, उसके हिसाब से हम इसमें लेके चलते हैं चीजें। नेक्स्ट है हमारी बेसिस ऑफ, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हमारे मेनली थ्योरी के हैं। देखो मैं आपको बताता हूं थ्योरी के चैप्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्म्स, थर्ड एंड फोर्थ, मैंने थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आपको अभी कराया है। अब रह गए हमारे फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, प्लस 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 आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से टाइप ऑफ एरर्स, ये थ्योरी का चैप्टर है। मतलब थ्योरी में ये क्वेश्चन बहुत वाइडली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। प्लस ये टाइप ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स, ये मेनली आपकी थ्योरी आती है। प्लस प्रोविजन एंड रिजर्व, ये 2 मार्क की थ्योरी है, ये 6 मार्क की थ्योरी है। और ये पहले 2 चैप्टर आपके अराउंड 10 + 2, 8 + 2 के आसपास 10 मार्क्स के ये हैं। 10, 6, 16 और 2, 18। तो ये हमारी अराउंड 18 मार्क्स की थ्योरी की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा बच्चे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें हाँ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अंदर से मेनली आपके जो मॉडर्न रूल्स होते हैं और जो आपके कौन से होते हैं क्लासिफाइड ट्रेडिशनल रूल्स, उसके बारे में बस पूछ लेता है आपसे कि इस रूल्स के इम्पैक्ट क्या आएंगे 1-1 मार्क में, डेबिट होगा इसमें इम्पैक्ट या क्रेडिट होगा। हालांकि हम कवर कर लेंगे, 1-1, 2-2 मार्क का उसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो ये 18 मार्क की ये वाली थ्योरी है। ये 18 मार्क की थ्योरी की एक क्लास 1 घंटे की हम और अरेंज कर लेंगे दोस्तों कल, ठीक है जी। जस्ट इसकी 1 आवर की एक क्लास और लगेगी, जिसमें हम ये वाला थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेंगे। आज हमने इसमें जो कवर किया है अराउंड 5 मार्क्स की ये चैप्टर है आपका, 6 मार्क्स का ये है, 11 नंबर आज हमने इसमें से कवर कर लिए हमारे। 11 मार्क्स हमारे इसमें थ्योरी में आने ही आने हैं कन्फर्म्ड, जितना मैंने करवाया, अगर आप इसे ईमानदारी के साथ कर लेंगे तो। ठीक है दोस्तों।